अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में। पैराग्राफ एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए HTML में हम यूज़ करते हैं p टैग का, जो रिप्रेजेंट करता है एक पैराग्राफ को। अब जब भी हम पैराग्राफ की बात करते हैं, पैराग्राफ का मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता। पैराग्राफ का मतलब होता है वो सारा कंटेंट जिसे हमें एक साथ डिस्प्ले कराना है। तो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आए, उसके अंदर हो सकता है कि हमारा बोल्ड टेक्स्ट भी आ जाए। एक पैराग्राफ के अंदर हो सकता है हम इमेज और टेक्स्ट दोनों को साथ में डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। तो जितना भी कॉन्टेंट हम एक साथ डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ टैग को। अब पैराग्राफ टैग की एक और स्पेशल चीज़ है कि ये स्पेस को भी क्रिएट करता है। किस तरीके से, एक बार अपनी HTML फाइल के अंदर हम जाकर देखते हैं। मैंने अपनी फाइल के अंदर पैराग्राफ टैग्स लिखे एंड इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने काफ़ी सारी स्पेस दी एंड नेक्स्ट जो चीज़ें मैं लिखने वाली हूँ दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। अब यहाँ पर मैं एक लाइन की स्पेस देकर इसको डिस्प्ले कराने वाली हूँ। इसको कर देते हैं सेव एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सेम लाइन के ऊपर आ गई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप अपने VS कोड के अंदर सेव कर रहे हैं और वहां पर अगर आप नेक्स्ट लाइन पर ले जाकर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और सेम लाइन पर चीजें नहीं आ रही, तब भी आउटपुट आपका सेम ही आने वाला है। यानी पैराग्राफ में अगर मैं 2 पैराग्राफ्स लिखती हूँ तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेम लाइन पर आती है। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्पेस दी और अब मैंने इसको सेव किया, तब भी ऑटोमेटिकली वहीं पर आ रहा है। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि HTML जो आप एक से ज्यादा स्पेसेस देते हैं या एक से ज्यादा नेक्स्ट लाइन पर चीजें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, HTML उन सबको नहीं पहचानता। अगर आपने एक सिंगल पैराग्राफ टैग के अंदर चीजें लिखी हैं तो वो सारी की सारी चीजें एक साथ डिस्प्ले होंगी, यानी सिंगल लाइन में डिस्प्ले होंगी, चाहे कितनी भी बड़ी आप लाइन में चीजों को डिस्प्ले करा दें। मतलब मैं सेम चीज को बार बार अगर कॉपी पेस्ट करना चाहूं तो इसको मैं कर लेती हूँ सेव एंड अब अगर इसे मैं रिफ्रेश करूं तो सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिस्प्ले होंगी। बट मुझे अगर थोड़ी सी स्पेस चाहिए इन चीज़ों के डिस्प्ले होने में तो मुझे एक नया पैराग्राफ टैग क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर मैं आधी इन्फॉर्मेशन को हटा दूँ एंड उसके बाद अगर मैं एक पैराग्राफ टैग लिखूँ तो उसके अंदर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकती हूँ और अब चीज़ें 2 डिफरेंट लाइन पर होंगी। तो यूजुअली ये अगर एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और ये अगर मेरा दूसरा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और दोनों को अगर मुझे अलग अलग पैराग्राफ्स में डिस्प्ले कराना है तो मुझे 2 पैराग्राफ टैग्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए पैराग्राफ टैग को हम कनेक्टेड या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं सिंगल पैराग्राफ टैग के अंदर मैं तो यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में चीजें लिख दूंगा और ये नेक्स्ट लाइन में ही डिस्प्ले होंगे HTML के अंदर जब मेरा वेब पेज क्रिएट होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप चाहे यहाँ पर कितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा लाइन दे दें, HTML उन सबको इग्नोर करता है। HTML सिर्फ टैग्स को पहचानता है। अगर पैराग्राफ टैग के अंदर चीजें लिखी हुई हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लाइन HTML आपको ऐड नहीं करने देगा। सारी चीजों को वो इकट्ठा करके एक साथ प्रेजेंट करेगा। इसीलिए मल्टीपल चीजों को दिखाने के लिए, मल्टीपल रिलेटेड कंटेंट को दिखाने के लिए हमें मल्टीपल टैग्स को यूज करना पड़ता है। तो इसको एक बार कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पर भी ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको अगर मुझे बोल्ड में दिखाना है तो यहाँ पर मैं बोल्ड टैग का यूज कर सकती हूँ और अपने लास्ट पैराग्राफ को, लास्ट लाइन को, इस पूरी लाइन को मैंने कट किया एंड बोल्ड टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर ये मेरा नॉर्मल एक पैराग्राफ है, ये मेरा नॉर्मल एक पैराग्राफ है एंड सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल्ड के अंदर पूरी की पूरी लाइन को लिख दिया है। अब अगर इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ प्रिंट हो गया, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ प्रिंट हो गया एंड यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो मेरी बोल्ड में रिप्रेजेंट हो गई। एक टैग के अंदर जब हम किसी दूसरे टैग को लिख देते हैं तो इस फिनोमेना को प्रोग्रामिंग की भाषा में नेस्टिंग बोला जाता है। नेस्टिंग, और ये जो मेरे टैग्स हैं इनको हम कहेंगे नेस्टेड टैग्स। तो नेस्टिंग का मतलब होता है जब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ आ जाती है। तो एक टैग के अंदर जैसे नेस्ट होता है यानी घोंसला होता है चिड़िया का, तो उसके अंदर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उसी तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़ा सा टैग है पैराग्राफ वाला, उसके अंदर मैंने एक और टैग ऐड कर दिया, यानी उसके अंदर मैंने कोई छोटा बोल्ड वाला टैग ऐड कर दिया, इमेज का टैग ऐड कर दिया या कोई और टैग ऐड कर दिया, तो वो मेरा नेस्टिंग का फिनोमेना बन जाएगा। तो इन्हें हम अपने नेस्टेड टैग्स कहेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हम HTML के अंदर सीखने वाले हैं ये हमारे हेडिंग एलिमेंट्स। यानी अगर मुझे अपने पेज के ऊपर डिफरेंट हेडिंग्स क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए ऑलरेडी टैग्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास 6 डिफरेंट हेडिंग टैग्स होते हैं HTML के अंदर। इन्हें हम H1 से लेकर H6 तक लेकर जाते हैं। यानी एक टैग होता है मेरा H1 जो डिस्प्ले करता है सबसे बड़ी हेडिंग, यानी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे ABCD अगर मैंने लिखा तो ये सबसे लार्जेस्ट साइज में डिस्प्ले होगा हेडिंग की टर्म्स में। दूसरा टैग होता है मेरे पास H2, तीसरा टैग होता है H3, चौथा टैग होता है मेरे पास H4, पांचवा होता है मेरे पास H5 एंड 6 टैग मेरे पास होता है H6। एंड ये साइज में नीचे की तरफ डिक्रीज होते चले जाते हैं। मतलब अगर आपको सबसे छोटी हेडिंग देनी है तो वो H6 में आएगी और सबसे बड़ी हेडिंग देनी है तो वो मेरे पास H1 में आएगी। तो ये 6 डिफरेंट लेवल
लेवल्स ऑफ सेक्शन हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं कि हेडिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊं और मान लेते हैं मैंने एक पेज खोला एवेंजर्स विकिपीडिया के नाम से, मैंने इस पेज को खोला। अब इस पेज में ये जो द एवेंजर्स, ये जो टाइटल लिखा हुआ है, ये मेरी सबसे बड़ी हेडिंग है। अब इससे छोटी हेडिंग क्या होगी? ये तो मेरी सबसे बड़ी हेडिंग हो गई। मेरी एक लेवल छोटी हेडिंग हो जाएगी ये प्लॉट। उसी सेम लेवल पर ये कास्ट आ जाएगी। तो H1 हेडिंग के अंदर अगर मुझे लिखना है तो मैं अपने मेन टाइटल को लिखूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ी हेडिंग है, यानी ये जो प्लॉट हो गया या फिर ये जो कास्ट हो गया, इसको मैं H2 के अंदर लिखूंगी। अब H2 के अंदर भी अगर मुझे और कोई सब हेडिंग देनी है तो उसे मैं H3 में लिखूंगी। एंड इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग को हम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी HTML फाइल की बात करूं तो यहां मैं लिख सकती हूँ H1, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसके अंदर मैं अपनी मेन हेडिंग को लिख सकती हूँ। ये है मेरी मेन हेडिंग। मान लेते हैं मेरी मेन हेडिंग है एवेंजर्स। तो इस तरीके से मैंने अपनी मेन हेडिंग को डिस्प्ले कर दिया। अब अगर इनकी छोटी सब हेडिंग्स मुझे डिस्प्ले करनी है तो अब मैं सारी की सारी जो सब हेडिंग्स होंगी उनको H2 के अंदर डिस्प्ले करूंगी। जैसे अब मैं अपने एवेंजर्स के नाम लिख सकती हूँ, यहाँ मैं नाम लिख सकती हूँ आयरन मैन का। अगर जिन्हें एवेंजर्स के बारे में नहीं पता, ये कुछ रैंडम नाम है जो मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं थॉर लिख सकती हूँ। नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं हल्क लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से अगर अब मैं अपने वेब ब्राउजर की बात करूँ तो मेरे पेज के ऊपर जो मेन हेडिंग है वो बड़ी डिस्प्ले हो रही है क्योंकि इसे मैंने H1 में लिखा था। एंड जो H2 में लिखी गई हेडिंग्स हैं वो H1 वाली हेडिंग से थोड़ी सी छोटी है साइज में। तो H1 में हम अपनी मेन हेडिंग लिखेंगे और H2 में उससे छोटी। सेम वे में अगर मैं लिखना चाहूँ H3 में, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी डिस्प्ले कराऊं तो वो और छोटे फॉन्ट में डिस्प्ले होगा। तो ये मेरी और छोटी हेडिंग आ गई है। अब H1, H2, H3 ये सारी की सारी जो हेडिंग्स है इनका अपना एक डिफॉल्ट साइज होता है। H1 वाली हेडिंग हमेशा सेम डिफॉल्ट साइज की प्रिंट होगी। H2 वाली हेडिंग हमेशा सेम डिफॉल्ट साइज में हमें पेज के ऊपर दिखाई देगी। H3 वाली हेडिंग भी सेम डिफॉल्ट साइज में हमें पेज के ऊपर दिखाई देगी। इसी तरीके से 6 हेडिंग्स के लिए 6 डिफॉल्ट साइजेस पहले से ही डिफाइंड होते हैं। एंड यूजुअली जब हम CSS लिख रहे होंगे, यानी अपनी वेब पेज का जब हम स्टाइल डिफाइन कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम बाकी के टेक्स्ट के लिए तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बट यूजुअली जो मेरी H1 वाली हेडिंग होती है, H2 वाली हेडिंग होती है, H3 वाली हेडिंग होती है, हेडिंग्स के लिए हम उनका फॉन्ट साइज चेंज नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब पहले से ही वो फॉन्ट साइज डिफाइन किया गया है तो हम HTML के जो बाय डिफॉल्ट रूल्स हैं उसके साथ इतना ज़्यादा नहीं खेलते। तो मैक्सिमम केसेस में हम हेडिंग्स का डिफॉल्ट साइज चेंज नहीं कर रहे होंगे, जो उनका डिफॉल्ट साइज है हम उसे वैसा ही रखते हैं। एंड अगर हमें अच्छे से अपने HTML प्रोग्राम को लिखना है तो HTML कोड के अंदर, फाइल के अंदर यूजुअली हमारे पास एक ही H1 टैग होता है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल H1 टैग्स को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो H1 टैग एक ही होता है। अपने H2 टैग्स को हम मल्टीपल रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर। अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर हेडिंग टैग्स मैंने लिखे हुए हैं, इनके साथ मैं अपने पैराग्राफ टैग को मिक्स कर सकती हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ। इस तरीके से मैं एक पैराग्राफ टैग को हर एक हेडिंग के बाद लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये मेरी मेन हेडिंग आ गई। ये आई है मेरे पास H1 की हेल्प से। उसके बाद मेरे H2 की हेल्प से डिस्प्ले होना चाहिए ये वाली लाइन। तो H2 की हेल्प से ये डिस्प्ले हुआ है, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग 2, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग 2, फिर एक पैराग्राफ। तो हमें सीधा देखकर पता चल रहा है कि पैराग्राफ का टेक्स्ट साइज छोटा होता है और हेडिंग्स यूजुअली पैराग्राफ के टेक्स्ट साइज से बड़ी होती हैं। अगर मैं यहाँ पर H2 की जगह H6 भी लिख देती, मतलब जो मेरी स्मॉलेस्ट हेडिंग है, इसको अगर करें सेव एंड रन, सारी हेडिंग्स फॉन्ट साइज में पैराग्राफ से बड़ी नहीं होती, बट मोस्टली हेडिंग्स जो हम यूज कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमारे पैराग्राफ से बड़ी होती हैं। क्योंकि पैराग्राफ अब सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हमें कह रहा है कि जो भी इमेज हमें दी हुई है यहाँ पर, इसे हमें रिक्रिएट करना है यूजिंग आर HTML टैग्स। तो अगर इस इमेज को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी चल रही है। अगर मैं सबसे टॉप की बात करूँ, यानी इस एवेंजर्स की बात करूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि ये मेरी जो है हेडिंग होने वाली है। ऑब्वियसली हमने अभी तक 3 ही टैग्स को देखा है, एक हेडिंग वाले टैग्स को देखा है, एक हमने पैराग्राफ टैग को देखा है, एक हमने बोल्ड टैग को देखा है। तो इन्हीं तीनों टैग्स के जो कॉम्बिनेशन है उससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो मेरी टॉप लेवल हेडिंग है ये मेरी H1 लग रही है। इससे जो नीचे लेवल की हेडिंग्स है, यूजुअली H1 के बाद H2 होता है, तो इसको भी हम H2 रख रहे होंगे, इसको भी हम H2 रख रहे होंगे एंड इसको भी हम H2 रख रहे होंगे। एंड इसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है इसे हम रखने वाले हैं एज माई पैराग्राफ। तो ये मेरा एक पैराग्राफ टेक्स्ट होगा जिसके अंदर ये टोनी स्टार्क, अगर बोल्ड में दिखाई दे रहा है ये वर्ड, तो पैराग्राफ के अंदर हम बोल्ड टेक्स्ट को यूज करेंगे चीजों को बोल्ड दिखाने के लिए। सेम चीज यहाँ पर, ये लाइन एक नॉर्मल पैराग्राफ है जिसके अंदर 2 वर्ड्स बोल्ड हैं, तो हम बोल्ड टैग का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारे नेस्टेड टैग्स को हम यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर भी अपने नेस्टेड टैग्स को, यानी टैग के अंदर जब दूसरा टैग आ जाता है उसको हम नेस्टिंग कह देते हैं। ये भी मेरा पैराग्राफ एंड बोल्ड टैग का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से मैंने पहचान लिया कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को कौन कौन से टैग की हेल्प से मुझे डिस्प्ले कराना है। अगर मैं HTML में ना लिखकर नॉर्मली यहाँ पर पेन पेंसिल से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मेरा कोड कुछ ऐसे में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं H1 टैग लिखूंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी अपने एवेंजर्स को।
यहाँ पर मेरा H1 टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, अपना H2 टैग लिखूंगी। H2 टैग के अंदर मैं आयरन मैन लिखने वाली हूँ। यहाँ पर मेरा H2 टैग क्लोज हो जाएगा। थर्ड में मैं लिखने वाली हूँ एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूंगी ऑल्सो गोज बाय द नेम। मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑल्सो गोज बाय द नेम, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिखी अपनी पैराग्राफ टैग के अंदर। एंड ये टोनी स्टार्क क्योंकि बोल्ड में है तो इसके लिए एक और टैग मैं लिखूंगी, इसे मैं येलो से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी बी एंड यहाँ पर लिखने वाली हूँ टोनी स्टार्क, और ये मेरा क्लोज हो जाएगा बोल्ड टैग। एंड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा मेरे पास मेरा पैराग्राफ टैग। तो इस तरीके से इन 3 लाइंस को डिस्प्ले कराने के लिए मैं ये 3 लाइनें लिख सकती हूँ। सिमिलरली इन दोनों लाइंस को डिस्प्ले कराने के लिए मैं दोबारा से H2 टैग एंड पैराग्राफ टैग को यूज करूंगी, जिसके अंदर बोल्ड टैग की नेस्टिंग होगी। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकती हूँ। इसको अब हम लिखने वाले हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ अपना H1 टैग हेडिंग 1, जिसके अंदर मैं लिखूंगी एवेंजर्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगी मेरी हेडिंग 2 टैग, जिसके अंदर मैंने लिखा है आयरन मैन विद अ स्पेस। नेक्स्ट लाइन में मैं अपना पैराग्राफ टैग लिखूंगी। यहाँ पर लिखने वाली हूँ ऑल्सो गोज बाय द नेम। यहाँ पर मेरा बोल्ड टैग आ जाएगा, जिसके अंदर लिखूंगी टोनी स्टार्क। इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट लाइन के ऊपर H2 टैग आ जाएगा, जिसके अंदर लिखा होगा कैप्टन अमेरिका। एंड नेक्स्ट लाइन के ऊपर दोबारा से पैराग्राफ टैग के अंदर ऑल्सो गोज बाय द नेम। दोबारा से मेरा बोल्ड टैग आ जाएगा स्टीव रॉजर्स। नेक्स्ट लाइन के अंदर दोबारा से H2 टैग के अंदर मैं लिखने वाली हूँ हल्क। नेक्स्ट लाइन के अंदर पैराग्राफ टैग, यहाँ पर आएगा ऑल्सो गोज बाय द नेम। यहाँ पर मेरा बोल्ड टैग के अंदर ब्रूस बैनर। तो इसको मैं कर लेती हूँ सेव। ये पूरा का पूरा कोड मैंने कर लिया है सेव। एंड अब करेंगे इसको रिफ्रेश करते ही मेरी सेम जो helloworld.html फाइल है उसने ये वेब पेज क्रिएट कर दिया, जिसकी हमें इमेज दी हुई थी। पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ें सेम लेवल पर सेम तरीके से डिस्प्ले हुई हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इस पेज को इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करके क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ VS कोड में लिखा हुआ है, ये मुझे मेरे ब्राउजर के अंदर भी दिख रहा है। मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने इस तरीके से कुछ लिखा था, फिर बोल्ड टैग के अंदर टोनी स्टार्क लिखा था, फिर अगले हेडिंग H2 लिखी थी, फिर पैराग्राफ टैग के अंदर दोबारा से इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखी थी, फिर मैंने स्टीव रॉजर्स लिखा था बोल्ड टैग के अंदर। तो ये सारी चीजें मुझे मेरे एलिमेंट्स के अंदर इंस्पेक्ट करने के बाद भी दिखाई देती है। अब एक और स्पेशल चीज है मेरे इंस्पेक्ट फीचर के अंदर। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो एवेंजर्स को चेंज करके, इस टाइटल को चेंज करके मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ शक्तिमान, तो इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगी क्या होगा, मेरे H1 टैग में चेंजेस आ जाएंगे। ये चेंजेस मेरे VS कोड के अंदर नहीं आएंगे। VS कोड के अंदर HTML फाइल में जो मैंने लिखा है वो वैसे का वैसा लिखा रहेगा। बट चेंज कहाँ आया, चेंज आया सिर्फ ब्राउजर के अंदर। मतलब यहाँ पर जो चीज़ मैंने चेंज कर दी वो वैसी ही वैसी मुझे वेब पेज के अंदर चेंज होकर दिखाई देने लगती है। पर ये चेंजेस परमानेंट नहीं होते, ये चेंजेस टेम्पररी होते हैं, जो सिर्फ आपके ही कंप्यूटर में आपको चेंज होकर दिखता है। जैसे अगर मैं यहाँ एवेंजर्स वाला मेरा विकीपीडिया पेज है, विकीपीडिया पेज को भी जाकर मैं इंस्पेक्ट कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया, यहाँ पर मैं ढूंढ सकती हूँ ये एवेंजर्स वाली हेडिंग कहाँ लिखी हुई है। ये एवेंजर्स वाली हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये भी मेरा एक H1 टैग है जिसके अंदर काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ दी एवेंजर्स लिखा हुआ है। अब इस दी एवेंजर्स को चेंज करके मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपना नाम। मैंने यहाँ पर लिख दिया श्रद्धा खापरा। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया क्या हुआ, अब विकीपीडिया का जो पेज है उसका नाम चेंज होकर अब मेरा नाम हो गया। यहीं पर चाहती तो मैं इसको चेंज करके लिख सकती थी अपना कॉलेज, तो ये चेंज होकर हो गया। इसी पेज को चेंज करके मैं यहाँ पर चाहती तो शक्तिमान भी लिख सकती थी। तो ये पूरे के पूरे विकीपीडिया पेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो गई। तो कभी कभी यूजुअली लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की वीडियोस डालते हैं कि उन्होंने पूरे वेब पेज को चेंज कर दिया है, विकीपीडिया पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो वैसी चीज़ों के ऊपर जाना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करके दिख रही है किसी भी वीडियो के अंदर एक वेबसाइट के ऊपर, वो एक्चुअल इंटरनेट के ऊपर पोस्टेड हो। क्योंकि ये जो शक्तिमान चेंज हुआ है, अगर आप अपने विकीपीडिया से एवेंजर्स वाला ये वाला लिंक खोलेंगे तो आपको एवेंजर्स ही दिखाई देगा। ये जो छोटा सा चेंज हुआ है ये सिर्फ मेरे ब्राउजर के अंदर और सिर्फ मेरे सिस्टम के अंदर चेंज हुआ है, और ये एक टेम्पररी चेंज है। अगर मैं अपने जो पेज है इसे रिफ्रेश करूंगी तो दोबारा से ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट के ऊपर पोस्टेड है वो दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से इंस्पेक्ट फीचर की हेल्प से हमने एक नॉर्मल वेब पेज क्रिएट किया है, और मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखने हैं। मुझे अगर चेंज करके देखना है कि टोनी स्टार्क की जगह अगर मैं यहाँ पर भी आयरन मैन लिख देती तो मेरा पेज कैसा दिखाई देता, तो वो चेंजेस मैं साथ के साथ ब्राउजर में करके चेक कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ कि पहले मैं VS कोड की फाइल में चेंज करूँ फिर यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूं। तो ये जो फीचर है इंस्पेक्ट का, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा जब हम CSS को पढ़ रहे होंगे, या जब हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स को अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि हम तभी के तभी अपने सारे चेंजेस को वेब पेज के ऊपर देख पाएंगे सकते हैं।